डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा कि अलग अलग तरह के बॉन्ड्स क्या होते हैं। बॉन्ड्स के बारे में जाने कि ये जो बॉन्ड्स होते हैं ये कुछ नहीं, बस एक थ्रेड नहीं है, कोई धागा नहीं है। ये क्या है कि दो एटम्स के बीच में एक तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दो एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बॉन्ड बोलते हैं। हाँ, अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारी जगहों पे हमने देखा। हमने अमाइनो एसिड के अंदर देखा, अमाइनो एसिड के अंदर देखा ना, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड किस तरीके से बना हुआ है। हमने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को देखा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को देखा कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ग्लूकोज के बीच में कैसे बनता है। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को देखा कि जो एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन होते हैं ना, डीएनए आरएनए के अंदर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है ये कैसे बनता है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड को देखा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ रिडक्शन के बारे में जाना। फिर हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में पिछले क्लास में पढ़े। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कि ये ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, कैसे ये फंक्शनिंग करते हैं। तो बहुत सारी चीजों को हमने लास्ट क्लास में डील ऑलरेडी कर चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में कि सेल क्या होता है, सेल का प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में। फिर हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जैसे कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं सेल के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में, मतलब जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर या कोई दूसरा सॉल्वेंट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। और फिर आता है डिफ्यूजन, वाटर को छोड़ के दूसरा कोई भी सब्सटेंस एक तरफ से अगर दूसरी तरफ जाएगा तो उसको डिफ्यूजन बोलेंगे, डिफ्यूजन। फिर आएगा वाटर के बारे में कि हाउ वाटर इज इंपॉर्टेंट टू आवर लाइफ एंड टू दिस वर्ल्ड। वाटर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में कि व्हाट इज साइंस, और फिर पढ़ेंगे साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन। हम बहुत सारे साइंटिस्ट लोग का इंट्रोडक्शन देंगे जो साइंटिस्ट लोग बुक लिखे हुए हैं, मतलब उनके बुक्स अपने यहाँ चलते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अपने यहाँ, तो उनके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले बात आता है कि सेल क्या है। सेल, कुछ बातें हैं जिन्हें आप लोग को जान लेना चाहिए कि सेल जो है ना, सेल, कलर चेंज कर लेते हैं। सेल की सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी सेल की, वो डेड सेल था, वो डेड सेल था। और डेड सेल की डिस्कवरी कब हुई थी? 1665 में सबसे पहले सेल की डिस्कवरी हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा, रॉबर्ट हुक के द्वारा। ओके, इनके घर में एक बॉटल रखा हुआ था। उसी बॉटल में, इनके घर में एक बॉटल रखा हुआ था। उस बॉटल में जो कॉर्क आता है ना, कॉर्क मतलब ऊपर से जो ढक्कन था, तो वो ढक्कन उस समय 1665 की बात है, उस समय प्लास्टिक या लोहे के या स्टील के ढक्कन नहीं चलते थे। तो उस टाइम में कॉर्क लगता था, लकड़ी के बार्क होता है ना, बार्क ऑफ ट्री, लकड़ी का जो छाल होता है, पेड़ का छाल होता है, उसी का ढक्कन बनाया जाता था और ऊपर से एक टीप टाइप का होता था, लगा दिया था, कॉर्क लगा दिया जाता था। ठीक है ना। तो ये अपने घर में पड़े हुए उस कॉर्क को देखे और उसी को अपने खुद के द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से देखे और ये डेड सेल को देखे। भाई डेड सेल है तो इसमें ना तो न्यूक्लियस होगा, ना ही साइटोप्लाज्म होगा, सब एब्सेंट रहेंगे कि डेड सेल है तो सबके सब खत्म हो गए हैं। तो इनको सिर्फ डब्बा दिखाई दिया, खाली खाली डब्बा दिखाई दिया, खाली खाली डब्बा दिखाई दिया। ऐसे ये मधुमक्खी के छत्ते के समान इनको दिखाई दिया, मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिया, इसीलिए इसी का नाम सेलुली रख दिए, सेलुली, सेलुली। वेट, इसी का नाम इन्होंने क्या रख दिया? सेलुली रख दिया स्टूडेंट्स, सेलुली। और इसी सेलुली वर्ड से नाम नेम क्या पड़ गया? सेल बन गया। इसका मतलब होता है ए स्मॉल रूम, ए स्मॉल रूम। छोटे छोटे कमरों के लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। ओके, हम आपको सेल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम सेल के बारे में एक छोटी सी जानकारी बस दे रहे हैं आपको कि सेल क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है ना। दूसरी बार जब हुआ 1674 की बात है, इस समय लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ, फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ। किसका? सबसे पहला डिस्कवरी हुआ बैक्टीरिया का, बैक्टीरिया का डिस्कवरी हुआ। कहां हुआ? पॉन्ड वाटर में, पॉन्ड वाटर में बैक्टीरिया का डिस्कवरी हुआ सबसे पहले, समझे। और किसने किया? एंटोन वोन ल्यूवेनहक, एंटोन वोन, वोन का VON होना चाहिए, और ल्यूवेनहक,
लीवेनहॉक। समझे? एंटोन वॉन लीवेनहॉक ने क्या किया, एक लिविंग सेल का डिस्कवरी कर दिया। यहां पे नहीं दिख रहा होगा आपको, हम समझ सकते हैं। चलिए इधर लिख देते हैं, एंटोन वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने 1674 में एक लिविंग सेल का क्या किया, डिस्कवरी किया स्टूडेंट्स। ओके, चलिए तो जो सेल होता है ना, सेल मान लीजिए ये सेल है, इस सेल में दो ही चीजें मेनली होती हैं। ये बाहर वाला होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और अंदर वाला जितना भी मटेरियल है ना, अंदर न्यूक्लियस को लेते हुए, साइटोप्लाज्म को लेते हुए, ये जितना भी मटेरियल होता है अंदर, ये सब का सब होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म होता है। अब इसी प्रोटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आएगा, और इसी में आएगा साइटोप्लाज्म आएगा, साइटोप्लाज्म। ओके, तो इसी तरीके से प्रोटोप्लाज्म को भी दो पार्ट्स में हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया है। तो चलिए एक तरफ से हम पहले इसके बारे में हम आपको पढ़ा दें कि एक सेल होता है, सेल में दो टाइप्स होते हैं ना। पहले होता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म के दो टाइप्स हो गए, एक हो गया न्यूक्लियस और एक हो गया क्या, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, इसके दो टाइप्स होते हैं। एक हो गया साइटोसोल, साइटोसोल। साइटोप्लाज्म का जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है ना, लिक्विड वाला पार्ट, उसी को साइटोसोल बोलते हैं स्टूडेंट, साइटोसोल बोलते हैं। और एक जो होता है उसे बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। अब इसी सेल ऑर्गेनेल में बहुत सारी चीजें आती हैं। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, यही ना सेल का पावर हाउस है, एनर्जी स्टोर करके रखता है। इसी के अंदर में राइबोसोम्स आते हैं, राइबोसोम्स, यही ना प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन के किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन को बनाने का काम राइबोसोम होता है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। इसी के अंदर ना लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम। हाँ, इसी सेल ऑर्गेनेल, लाइसोसोम एक सेल ऑर्गेनेल है। यही सेल के अंदर की टॉक्सिक चीजें जो होती है ना, उनको खपा देता है, उनको डाइजेस्ट कर जाता है ना। इसी को सुसाइडल बैग बोलते हैं, सुसाइडल बैग ना। इसी सेल ऑर्गेनेल में प्लास्टिड्स आते हैं, प्लास्टिड्स ना, सुने होंगे प्लास्टिड के बारे में। क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, यही क्रोमोप्लास्ट है जिसके कारण फूल में कलर होता है, फ्रूट में कलर होता है, रूट्स में कलर होता है। ल्यूकोप्लास्ट वही प्रोटीन का, ऑयल का, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर करके रखता है। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल, वही क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। ओके, हम एक ओवरव्यू दे रहे हैं आपको, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा रहे हैं, एक ओवरव्यू दे रहे हैं, आपको याद दिला रहे हैं कि जो जो चीजें आप लोग पढ़े हैं उनमें से कितनी बातें हमारे लिए अभी भी क्या है स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है। उन्हीं चीजों को हम आपको याद दिला रहे हैं। ठीक है, ये प्लास्टिड्स हो गए। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दो तरह का होता है, एक RER होता है और एक SER होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना। रफ वाला में होता है राइबोसोम, तो इसीलिए वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और स्मूथ वाले में क्या होता है, फैट का, लिपिड का, प्रोटीन का, यही सभी चीजें होते हैं। फिर आता है स्टूडेंट्स इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब आता है इसके अंदर गोल्जी बॉडीज, गोल्जी बॉडीज आते हैं। ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, मतलब सेल के अंदर किसी एक पार्ट में बने हुए सब्सटेंस को दूसरे पार्ट तक लेके जाते हैं। सेल के अंदर किसी एक पार्ट में, जैसे गोल्जी एपरेटस है, इसने क्या किया सर, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसने क्या किया, प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया। तो ये प्रोटीन को लेके एक बॉडी के पार्ट से दूसरे बॉडी के पार्ट तक लेके जाएगा। तो ये सब के सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए पढ़ा जाए सेल को अच्छी तरह से। व्हाट इज सेल? सेल इज मेड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हियर प्रोटो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्लाज्म मीन्स होता है लिक्विड। वह लिक्विड जो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। मान के चलिए जिस वक्त पहली बार बैक्टीरिया आए होंगे इस दुनिया में, ऐसे नहीं होता बैक्टीरिया,
बैक्टीरिया आए होंगे दुनिया में। तो ये क्या होंगे, बैक्टीरिया के अंदर भी ये वाला पूरा पार्ट क्या है, ये प्रोटोप्लाज्म है, अंदर वाला पार्ट पूरा प्रोटोप्लाज्म है। तो ये जब बैक्टीरिया पहली बार इस दुनिया में आए होंगे ना, तो उस समय प्रोटोप्लाज्म होगा। तो ये लिक्विड बहुत ही प्रिमिटिव है, बहुत ही पुराना लिक्विड है, फ्लूइड है, ये आज तक वैसे ही रह गया। हाँ, इसमें नए नई चीजें बनी है, इसमें नई नई चीजें बनी है, सेल ऑर्गेनेल्स अच्छे अच्छे बने हैं, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन आ गया, पहले मेम्ब्रेन थोड़ी होता था। चलिए, तो वही चीज है यहां पर फिगर में आप लोग देख सकते हैं। ये जो बाहर दिख रहा है ना, ये बाहर वाला, इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। और अंदर जितना भी दिख रहा है, गोल्जी एपरेटस, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम, यही सेंट्रोसोम सेल के डिवीजन में हेल्प करता है, लाइसोसोम ना, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब के सब सेल ऑर्गेनेल्स हैं। ओके, चलिए, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म ये क्या है, प्रोटीन और वाटर, प्रोटीन और वाटर का मिक्सचर है। प्रोटीन और वाटर को जब आप मिक्स कीजिएगा ना, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। इसलिए प्रोटोप्लाज्म के लिए एमसीक्यू है, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है। प्रोटोप्लाज्म को क्या बोला जाता है, क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन बोला जाता है, याद रखिएगा इस चीज को। प्रोटोप्लाज्म का दूसरा नाम क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन है। क्रिस्टलो क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं, और कोलाइडल सॉल्यूशन क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन और वाटर का क्या है, मिक्सचर है। मतलब प्रोटोप्लाज्म में जो साइटोसोल वाला पार्ट है, जो साइटोसोल वाला पार्ट है, साइटोसोल वो यही है, प्रोटीन प्लस वाटर। और जो सेल ऑर्गेनेल वाला पार्ट है, क्या सेल ऑर्गेनेल वाला पार्ट है, इसी का नाम है क्रिस्टलो, इसी को यहां पर क्रिस्टलो बोला जा रहा है। ओके, क्रिस्टलो कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। प्लीज थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि आप अगर किसी बॉडी को, कोई डेड बॉडी है, कोई डेड बॉडी है ना, मान लीजिए आजकल कुत्तों का मरना बड़ी आम बात हो गया है, डॉग्स का मरना बड़ा ही आम बात हो गया है, और आदमी का मरना तो उससे भी आम बात हो गया है कोरोना के पीरियड में। मान के चलिए कि कोई डॉग है, सुनिएगा थोड़ा ध्यान से, ये जो डॉग है ये मर जाता है, दो डॉग्स मर जाते हैं, दो कुत्ते मर जाते हैं। एक डॉग को उठा के आप समंदर में फेंक दीजिए, और दूसरे डॉग को उठा के आप नाले में फेंक दीजिए, या पौंड में ना, पोखर और तालाब में फेंक दीजिए। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जिसे हमने समंदर में फेंका है, ओशन में फेंका हुआ है, वो पिचक जाएगा, सूख जाएगा, वो एकदम सूख जाएगा, रिंकलिंग पड़ जाएगा ना, प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज हो जाएगा। लेकिन जिसे हमने पॉन्ड वाटर में फेंका होगा वो फूल जाएगा, उसका लाश पूरा फूल जाएगा, बॉडी फूल जाएगा, समझे। तो इसका कॉज क्या है, सॉल्यूशन, इसका कॉज है सॉल्यूशन। क्या है, मान के चलिए कि अगर आपको इसे एग्जांपल के रूप में देखना है तो आप एक पे देख लीजिएगा, अंडा पे। एक अंडा खरीद के लाइएगा, दो अंडा खरीदिएगा ताकि दो पे ऑब्जर्वेशन हो सके, दो अंडा खरीद के लाइएगा। एक अंडे को नॉर्मल पानी में डाल के उबालिए, और दूसरे अंडे को पानी में उबालिए, और थोड़ा सा 1 से 2 चिटकी नमक डाल दीजिए उसमें पानी में, और तब उबालिए। आप क्या देखेंगे कि जिस पानी को नॉर्मल वाटर में बॉयल, जिस एग को नॉर्मल वाटर में आप बॉयल किए हैं, वो एग क्या हुआ है, जिस एग को आपने नॉर्मल वाटर में बॉयल किया, वो एग क्या हुआ है कि जस्ट लाइक थोड़ा सा बड़ा लगेगा, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, बाहर से पानी खींच लिया है, उसके अंदर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, उसके अंदर मटेरियल का कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, तो बाहर से वाटर खींच के उसको लो करना चाहा है, तो अंडे का साइज बढ़ गया है। लेकिन जिसमें आपने 1 चिटकी नमक डाला होगा, जिसमें आपने 1 चिटकी नमक डाला होगा, वो पिचक गया होगा। देखिएगा, उस अंडे को ऐसे हिलाइएगा ना तो अंदर की तरफ शेक करेगा, अंदर हिलेगा वो ना, क्योंकि उस अंडे का साइज छोटा हो गया है, कि बाहर वाले वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई था, तो वो अंदर से वाटर खींच लिया है, अंडे के अंदर से वाटर खींच लिया है, अब अंडा क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो इसी को बोलते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब क्या है टाइप ऑफ सॉल्यूशन में, हम लोग क्या समझते हैं कि एक होता है कि मान के चलिए ये सेल है, ये सेल है और ये आउटसाइड है, सेल के अंदर ऐसे वाटर है, ऐसे कॉन्सेंट्रेशन है,
और सेल के बाहर भी ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन है। बस दोनों जगह इक्वल है, इक्वल है, मतलब सेल के अंदर वाटर और सेल के बाहर वाटर दोनों जगह पे बराबर। ये वाटर नहीं है, ये है सब्सटेंस। सेल के अंदर और बाहर दोनों तरफ बराबर है। एक और केस बनाते हैं। ये हो गया सेल, ये हो गया सेल, और ये है बाहर। देखिए बाहर कितने ज्यादा मटेरियल है, कितना ज्यादा मटेरियल है, देख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है, तो अंदर से वाटर बाहर निकलेगा, अंदर से वाटर बाहर निकलेगा। देखिए बाहर और अंदर दोनों तरफ एक बराबर कर ले। अंदर वाटर ज्यादा है, खाली जगह में वाटर है तो अंदर वाटर ज्यादा है, बाहर वाटर कम है, मतलब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है, इधर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, हाई है। ओके चलिए ये क्या हो गया जी, वेट वेट वेट, चलिए और मिटा लें इसको। चलिए तो अंदर का बाहर का कॉन्सेंट्रेशन क्या है स्टूडेंट्स, हाई है। और एक और सॉल्यूशन बनाते हैं, एक और बनाते हैं, ये भी सेल है, ये भी शेल है, और बाहर बस इतना ही पार्टिकल है। तब बाहर क्या है, कम है, और अंदर ज्यादा है। तो यहां पे वाटर दोनों तरफ बराबर है, वाटर अंदर से बाहर भी निकल सकता है और बाहर से अंदर भी जा सकता है। इसमें सिर्फ वाटर बाहर जाएगा, बाहर जाएगा, अंदर नहीं आएगा, कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन हाई है और अंदर कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो वाटर यहां से बाहर निकलेगा, इसमें सिर्फ वाटर अंदर आएगा। तो इसको बोलते हैं, कुछ नहीं होगा इसमें, इसको बोलते हैं, इस वाले सॉल्यूशन को बोलेंगे आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। इसको बोलेंगे हाइपरटोनिक, 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 और इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। मतलब अगर बाहर वाले वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा तो हाइपर, लो होगा तो हाइपो, और अगर बराबर होगा तो आइसो। तीन तरह का सॉल्यूशन होता है, तीन तरह का सॉल्यूशन होता है। इसमें वाटर अंदर बाहर जाएगा, नो चेंज इन शेप, नो चेंज इन साइज, सेल के साइज में कोई चेंज नहीं होगा, अंदर बाहर चल रहा है। इसमें जब वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल का साइज छोटा हो जाएगा, सेल साइज डिक्रीजेज, सेल का साइज डिक्रीज हो गया। और इस केस में बाहर से वाटर अंदर गया है तो सेल का साइज बढ़ जाएगा, तो इसमें सेल साइज इंक्रीजेज, इसमें सेल का साइज क्या होता है स्टूडेंट्स, बढ़ जाता है। तो इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें घट गया, इसमें बढ़ गया। ओके तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं एक्सोऑस्मोसिस, एक्सोस्मोसिस, इसको बोलते हैं इंडोस्मोसिस, इंडोस्मोसिस। बाहर से वाटर अंदर जाएगा इंडो, और अंदर से वाटर बाहर जाएगा एक्सो। ओके अगर कोई भी दिक्कत हो बाबू तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, ठीक ना, या फिर हमसे क्वेश्चन कर लिया कीजिए, हम आपको इसको और अच्छे से समझा देंगे, है ना। और इसको लिखा कीजिए लोग, इसको लिखा कीजिए लोग। तो चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले आता है आइसोटोनिक, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू सेल, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों तरफ कॉन्सेंट्रेशन बराबर है ना। H2O इंटर्स एंड आउट्स, अंदर भी आएगा और बाहर भी जाएगा, दिख रहे हैं, बाहर भी जा रहा है और अंदर भी आ रहा है, मतलब इसी को आइसोटोनिक बोलेंगे। फिर आता है इसमें हाइपोटोनिक, हाइपो, हाइपो क्या है, बाहर वाला कम है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द सेल, इसमें सेल के बॉडी से कॉन्सेंट्रेशन बाहर क्या होगा, कम होगा, तो बाहर से वाटर ज्यादा है। देखो कॉन्सेंट्रेशन कम होने का मतलब वाटर ज्यादा है, तो बाहर वाटर ज्यादा है, तो बाहर से वाटर क्या होगा, अंदर सेल के अंदर इंटर कर जाएगा, है ना। और देखिए सेल बड़ा हो गया, सेल का साइज बढ़ गया, पहले इतना बड़ा था, अब सेल का साइज बढ़ गया ना, एंट्री बहुत ज्यादा हो रहा है और बाहर थोड़ा थोड़ा कभी निकलना होगा तो निकलेगा।
और एक होता है हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक में सॉल्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा सेल से, और इसमें H2O क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। देख रहे हैं, इससे भी साइज छोटा हो गया। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज्ड बोलते हैं, प्लाज्मोलाइज्ड। प्लाज्मोलाइज का मतलब होता है कि सेल का क्या हो जाना, डेथ हो जाना। हाँ, सेल के अंदर से पूरा का पूरा मटेरियल वाटर बाहर निकल जाएगा और सेल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेथ हो जाएगा। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अब समझते हैं हम लोग यहां पर ऑस्मोसिस को कि क्या है ये ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस पहले समझ लीजिए। देखिए, अगर हम यहां पर दो पार्ट बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। पहले ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन दोनों बता रहे हैं। यहां पे पार्टिकल्स है, ये सब के सब पार्टिकल्स हैं। वाटर के पार्टिकल्स नहीं है, ये मान लीजिए किसी सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं। और बाहर जो है ना, यहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है, यहां पे पार्टिकल्स बहुत ज्यादा है। इतना दूर बनाते हैं। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पे वाटर ज्यादा है, यहां पे वाटर कम है, क्योंकि यहां पे पार्टिकल्स ज्यादा हैं, तो वाटर जा रहा है इधर से इधर। तो अगर देखा जाए तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस ए, इसका नाम ए रख दिए और इसका नाम बी रख दिए, इज लेस देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस बी। ए नंबर जो सब्सटेंस है इसका कॉन्सेंट्रेशन बी से कम है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हुआ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ना। और अगर वाटर का देखा जाए तो वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन ए इज ग्रेटर देन वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन बी, वाटर कॉन्सेंट्रेशन इन बी। तो देखिए, यहां पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पे वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो आप लोग। अगर बात की जाए सब्सटेंस के बारे में, है ना, सब्सटेंस के बारे में, तो यहां पे सब्सटेंस ज्यादा है, यहां पे सब्सटेंस कम है। और बात की जाए वाटर के बारे में, तो यहां पे वाटर ज्यादा है, यहां पे वाटर कम है। तो आप तो जानते हैं कि वाटर हमेशा इधर से इधर ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ऑस्मोसिस क्या है कि मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर, या वाटर की जगह पे कोई दूसरा सॉल्वेंट भी हो सकता है। मूवमेंट ऑफ वाटर, ऑस्मोसिस क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर। कहां से कहां, एक नंबर में, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर न है, तो हम पहले वाटर का डिफिनेशन दे रहे हैं। हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। हायर से लोअर गया है ना, इधर वाटर हाई है और इधर वाटर लो है, तो हायर से लोअर गया है। और आप चाहें तो एक तरह से और डिफाइन कर सकते हैं, फ्रॉम हायर। देखिए, यहां पे राइटिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि इस पे लिखने में प्रॉब्लम होता है, नहीं तो हमारा राइटिंग सही में बहुत सुंदर है, ठीक है ना। फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर ना सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। दोनों डिफिनेशन सही है। अगर आप वाटर के द्वारा डिफिनेशन बनाना चाहते हो, तो वाटर के द्वारा डिफिनेशन क्या होगा, वाटर खुद के हाई से लो में जाता है, और अगर सब्सटेंस के बारे में बनाना चाहते हो तो खुद का हाई है, मतलब सब्सटेंस लो है, तो सब्सटेंस के लो ग्रेड से, सॉल्यूशन के लो कॉन्सेंट्रेशन से सॉल्यूशन के हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चला जाता है। ओके, तो इस बात को याद रखिएगा, और इसमें एनर्जी खर्च नहीं होता है। सो ऑस्मोसिस
क्या है? ऑस्मोसिस refers to a type of diffusion in which substance crosses a semi-permeable membrane so as to balance the concentration of another substance. यहां सब्सटेंस की जगह पे वाटर लिख सकते हैं आप, या कोई सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं. ओके. Furthermore, in the field of biology, it happens when a solvent such as water flows into the cell or out of the cell on the basis of solute concentration like salt. सॉल्ट का अगर कॉन्सेंट्रेशन देखा जाए तो किसी सेल के अंदर या सेल से बाहर वाटर का जाना, वाटर का जाना, सुनो फिर से, वाटर अगर बाबू बस इतना याद रखो, एक वर्ड में याद रखो, अगर वाटर इधर उधर जाएगा ना तो ऑस्मोसिस है, और वाटर को छोड़ के कुछ भी जाएगा ना तो डिफ्यूजन है, कुछ भी जाएगा तो डिफ्यूजन है. जैसे हमारे लंग्स में हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जाते हैं, तो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में से निकल के ब्लड में चला गया, तो ऑक्सीजन गया है, तो इसका मतलब उसे हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे. और अगर वाटर जाएगा ना, वाटर, तो उसे क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस बोलेंगे, ऑस्मोसिस. अगर वाटर जाएगा एक जगह से दूसरी जगह तो ऑस्मोसिस है, और अगर वाटर को छोड़ के कोई भी दूसरा चीज जाएगा तो क्या है? डिफ्यूजन है. ओके. और इसमें नो यूज ऑफ, विदाउट एनी यूज ऑफ सेल एनर्जी, सेल एनर्जी का खर्च नहीं होता है. अब आता है डिफ्यूजन. तो वही बात है, डिफ्यूजन कैन बी डिफाइंड एज अ फिजिकल प्रोसेस दैट रेफर्स टू द नेट मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन. समझे? हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस ना, अगर मान लीजिए कि ये है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और ये है CO2. यहां पर CO2 बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और यहां पर CO2 कम है. हो गया? तो इधर से CO2 इधर आएगा, वाटर यहां पे नहीं है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड है. अगर वाटर आता ना तो ऑस्मोसिस हो जाता, अगर वाटर आता तो ऑस्मोसिस हो जाता. यहां पे तो वाटर है नहीं, यहां पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करेगा तो इसी को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन बोलेंगे. ओके. वाटर जाएगा ऑस्मोसिस, वाटर को छोड़ के कुछ भी जाएगा डिफ्यूजन. ओके. This definition certainly makes a difference between osmosis and diffusion more clear. और यही बात osmosis और diffusion को और ज्यादा क्लियर कर देता है ना. So the material that diffuses could be any of the solid, liquid, gas, कुछ भी हो सकता है मटेरियल, कोई भी चीज हो सकता है. लेकिन अगर ऑस्मोसिस कहेंगे तो क्या है वो? डिफ्यूजन, सॉरी वाटर का डिफ्यूजन होता है. वाटर जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है. अरे भाई एक बात जानते हो, दुनिया के सारे कुत्ते कुत्ते हैं, मेरा कुत्ता टॉमी है. दुनिया के सारे कुत्ते कुत्ते हैं, मेरा कुत्ता टॉमी है. समझ गए? वैसे ही दुनिया के सारे डिफ्यूजन डिफ्यूजन है, दुनिया के सारे डिफ्यूजन डिफ्यूजन है, लेकिन वाटर का डिफ्यूजन ऑस्मोसिस है. दुनिया के सारे डिफ्यूजन डिफ्यूजन है, लेकिन वाटर का डिफ्यूजन क्या है स्टूडेंट्स? ऑस्मोसिस है. ओके. चलिए अब बात करते हैं वाटर के बारे में ना. नाम तो सुने ही होंगे आप लोग वाटर का. वाटर जी, वाटर क्या होता है? अगर बात किया जाए वाटर का तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जल है तो कल है, जल है तो कल है. हिंदी पढ़ने आती है ना थोड़ी बहुत. जल है तो कल है, ये वाला कल नहीं, इसके तो हैंडपंप बोलते हैं. कल मतलब आने वाला कल. इफ देर इज वाटर देर इज टुमारो, इफ देर इज वाटर देर इज टुमारो. आप आने वाले कल की कल्पना तभी कर सकते हैं जब वाटर रहेगा. और बाबू आज हम लोग पृथ्वी का, अर्थ के अंदर का पूरा वाटर चूस गए हैं. हम लोग आज अर्थ के वाटर को, आजकल हम लोग वाटर को इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं कि वाटर खत्म हो रही है धीरे धीरे. अब आप कहोगे सर मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, हाउ कैन यू से वाटर इज गोइंग टू वैनिश? आप कैसे कह सकते हैं वाटर खत्म हो रहा है?
वाटर तो ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, तो आप ऐसे ये बात कह सकते हैं। तो बाबू अंडरग्राउंड वाटर खत्म हो रहा है, धीरे 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 वाटर का लेवल डाउन हो रहा है, धीरे 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 वाटर का लेवल डाउन हो रहा है, तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल गिर रहा है, इसी से दिक्कत आ रही है। अब समझे? वाटर का एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है, क्योंकि वाटर ही आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में, अर्थ पर द फर्स्ट लाइफ सबसे पहला लाइफ वाटर के अंदर हुआ था, समुद्र में वाटर के अंदर हुआ था। इस अर्थ पर लाखों ईयर्स तक बारिश हुआ था, वाटर का, पानी का बारिश हुआ था, तब जाके ये अर्थ ठंडा हो पाया। आज भी अर्थ के कोर में मैग्मा है, आज भी अर्थ का कोर ठंडा नहीं हुआ है, आज भी वहां पर लावा भरा हुआ है। समझे? तो वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात करते हैं वाटर एंड इट्स के इंपॉर्टेंस के बारे में, क्या क्या होता है। फर्स्ट बात, ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर। बोले ही है, दुनिया में सबसे पहली बार जो लाइफ का ओरिजिनेशन हुआ ना, वो वाटर के अंदर हुआ, वाटर के अंदर हुआ। जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज, जब लाइटनिंग होता है ना, लाइटनिंग, उसी से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हुआ। और वाटर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स थे, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, सब पहले से था। ये जब ऊपर से लाइटनिंग हुआ ना, तो ये डिस्चार्ज होकर इन पे लाइटनिंग हुआ, तो ये आपस में कनेक्ट हो गए, और कनेक्ट होकर डीएनए बना दिए, आरएनए बना दिए, और इन्हीं से कोई सेल बन गया होगा। तो अर्थ पर सबसे पहला जो लाइफ है ना, वो वाटर के अंदर हुआ, वाटर के अंदर आया। एक्वस सॉल्यूशन, आप लोग जानते हैं ना कि बहुत सारे ऐसी चीजें जो रिएक्शन नहीं करती हैं, जैसे कि आप कहो सॉल्ट के बारे में, NaCl। आप इस NaCl को अगर ऐसे रिएक्शन कराओगे, नहीं करेगा। NaCl को ऐसे रिएक्शन कराओगे, नहीं करेगा। NaCl रिएक्शन कब करता है? इन द फॉर्म ऑफ एक्वस। जब आप इसको वाटर में घुलाओगे ना, पानी में घोल दोगे, डिजॉल्व्ड इन वाटर, तभी ये काम करेगा। जैसे कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये जब तक एक्वस नहीं होगा, एक्वस का मतलब होता है डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब तक ये एक्वस नहीं होगा तब तक स्टूडेंट्स वर्क नहीं करेगा, तब तक ये वर्क नहीं करेगा, तब तक ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो बहुत सारे रिएक्शंस जो होते हैं वो वाटर के प्रेजेंस के कारण होते हैं। फिर रिएक्टेंट है, मीडियम है, लाइट के ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम है, पानी के अलग अलग चीजों के ट्रेवल करने के लिए, जहाजों के ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम है, रिएक्टेंट है, बहुत सारे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हाँ, नेक्स्ट इकोसिस्टम। अब आप कहोगे सर इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं। गार्डन दिखे हो, गार्डन एक इकोसिस्टम है, नेचुरल इकोसिस्टम हो गया। ऑर्चर्ड होता है, ऑर्चर्ड बाग, फ्रूट्स का बाग ऑर्चर्ड बोलते हैं, वो भी क्या है? एक तरह का इकोसिस्टम है। जहां पर कोई लिविंग बीइंग जिंदा है, जहां पर भी कोई लिविंग बीइंग पूरी अपनी जिंदगी गुजार लेता है, उसी को इकोसिस्टम बोलते हैं। जैसे हमारे घर में रखा हुआ एक्वेरियम जिसमें मछली पालते हैं, वो भी एक इकोसिस्टम है, कि मछली वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी जी लेती है, वहीं पर अपनी पूरी जिंदगी जी लेती है ना। इसी सब चीजों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इकोसिस्टम बोलते हैं। इकोसिस्टम वाटर में भी होता है, ओशन में, लेक में, सी में, पॉन्ड में। एंड दूसरा फैक्टर, ये लाइफ को भी चेंज कर सकता है स्टूडेंट। थोड़ा सुनिएगा, यहां पर आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि ऊंट जो होता है, कैमल होता है, ये डेजर्ट में रह सकता है, लेकिन अगर बात किया जाए हॉर्स का, ये डेजर्ट में रहेगा? डेजर्ट में नहीं सर, ये कहां से डेजर्ट में रहेगा? तो देखिए ना, लाइफ दोनों का चेंज हो गया। ऊंट डेजर्ट में रह सकता है, लेकिन घोड़ा डेजर्ट में नहीं रह सकता है। हाँ, कहीं पे रेनी प्लेसेज होते हैं, हम ही लोग हैं, हम लोग ट्रॉपिक रीजन के आसपास में रहने वाले लोग हैं, गर्म जगहों पर। अब हम लोग ले जाके कोई अंटार्कटिका में रख दे, मोस्ट चांसेस है यार मर जाएंगे, क्योंकि हम लोग कैसे जिंदा रहेंगे? हम लोग उस हैबिटेट में रहने वाले है ही नहीं। तो लाइफ के अंदर भी जैसे डेजर्ट और रेनी प्लेसेज अलग अलग होते हैं, और इसके अनुसार भी बहुत सारी चीजों का लाइफ जो है चेंज हो जाता है स्टूडेंट्स, बहुत सारी चीजों का लाइफ चेंज हो जाता है। एंड लास्ट में ओरिजिन ऑफ लाइफ इन वाटर, वही बात है पहला वाला, कि लाइफ का ओरिजिन तो भाई वाटर में ही हुआ है। आफ्टर ऑल वी कैन से water is very important, very precious for our life. अगर वाटर नहीं होगा तो फिर हम लोग भी नहीं रहेंगे ना, हम लोग भी खत्म हो जाएंगे यहां से। ओके, चलिए, तो अब स्टार्ट होता है साइंस। व्हाट इज साइंस?
देखिए ऐसे तो साइंस को हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि साइंस जो है ना, इट इज नॉलेज, इट इज नॉलेज। साइंस कुछ नहीं है कि नॉलेज है। कोई पूछे व्हाट इज साइंस, साइंस इज अ नॉलेज। मुझे किस चीज का नॉलेज है मेरे भाई? एनीथिंग अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज के बारे में नॉलेज। देखो इस पेन के, हम बोलिए पेन क्या है, किस चीज से बना है, तो आप कहोगे सर फाइबर से बना है, प्लास्टिक से बना है। हम कहेंगे इस वाटर से, इस पेन से क्या होता है, तो सर ये स्टाइलस है, इससे जो है बोर्ड पे लिखा जाता है, टैब पर लिखा जाता है ना। हम आपसे बोले कि हमारी बॉडी क्या है, तो हमारी बॉडी एक सजीव है, एक लिविंग बॉडी है। इसके अंदर बहुत तरह के फेनोमेना होते हैं, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, इतने सारे रिएक्शंस होते हैं इस बॉडी के अंदर। तो आफ्टर ऑल हम लोग ये कहेंगे कि नॉलेज है ये, नॉलेज। और जिस भी चीज के बारे में, कुछ भी इस दुनिया में किसी भी चीज के बारे में पढ़ना चाहते हो, आपको मन किया कि चलो यार आज सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, आज सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी एक साइंस है। चलो यार आज वाटर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भी एक साइंस है। फ्रॉग के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी एक साइंस है। फिश के बारे में पढ़ते हैं तो वो भी एक साइंस है। मतलब दुनिया में अगर पढ़ेंगे और नॉलेज लेंगे तो वो क्या है बाबू? साइंस है। उसी को साइंस बोलते हैं। इसीलिए साइंस का एक और नाम है, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक नॉलेज। ऑर्गेनाइज्ड, बहुत जगहों से ऑर्गेनाइज किया हुआ, लिया हुआ, सिस्टमेटिक, एक सिस्टमेटिक ढंग से। ये नहीं कि एक बार हम लोग किसी और चीज के बारे में पढ़ लिए, एक बार हम लोग किसी और चीज के बारे में पढ़ लिए, तो वो बात नहीं। एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से लिया हुआ क्या है? एक नॉलेज है। एक सिस्टमेटिक तरीके से लिया हुआ नॉलेज है, उसी को साइंस बोलते हैं। जैसे आपके मन में आया डे और नाइट का फॉर्मेशन, डे एंड नाइट का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, तो भाई साइंस है। आपके बहुत मन में आया कि मान के चलते हैं मून के बारे में पढ़ना है, मून अपना शेप कैसे चेंज कर रहा है, मून अपना शेप कैसे चेंज कर रहा है। हम बात करते हैं सन के बारे में, सन इतना हॉट कैसे है, इतना गर्म कैसे है ना। हम बात करते हैं H2O, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। हम बात करते हैं CO2, CO2 में कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड कार्बन होता है। तो ये सब का सब क्या है? साइंस है, क्योंकि सब का सब एक नॉलेज है, क्योंकि सब का सब बाबू क्या है? नॉलेज है। हाँ, अब यहां पर आपको देखने में आ रहा होगा कि दो तरह का नॉलेज हो गया। ये ऊपर वाला 1 2 3, ये एक ऑब्जर्वेशन है, ये एक ऑब्जर्वेशन है, इसे ऑब्जर्व किया गया है। ये जितना भी नॉलेज है इसे हमने अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया है कि भाई मून अपना शेप चेंज करता है, सन बहुत ही गर्म होता है, दिखने में भी लाल होता है, डे और नाइट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ये जो है ना, इसे आप देख के नहीं बता सकते हो। पानी के बूंद लेके, पानी के बूंद लो आप लोग और देख के बता दो तो उस पानी के बूंद में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहां कहां पे है? बता देंगे? नहीं बता पाएंगे। तो यही होता है कि ये एक्सपेरिमेंट है। ये दोनों क्या है? एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट है। तो नॉलेज कहीं से मिल सकता है, ऑब्जर्वेशन से भी मिल सकता है, एक्सपेरिमेंट से भी मिल सकता है, लेकिन बात हमको सिर्फ किस चीज से है? नॉलेज से है, नॉलेज से। भाई किसी भी तरह से मिले, बस नॉलेज होना चाहिए, और वही साइंस है, और वही साइंस है। तो क्या है? साइंस इज अ नॉलेज विच ह्यूमंस हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। साइंस एक ऐसा नॉलेज है जिसे ह्यूमन बीइंग ने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से निकाला है। ऑब्जर्वेशन, अपनी इन आंखों से, सुंदर सुंदर आंखों से इस पूरी दुनिया को ऑब्जर्व किए हैं, इस पूरी दुनिया को ऑब्जर्व किए हैं, और इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं। साइंस हैज बीन टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिंसिया, और इसका मतलब ही होता है टू नो या टू नो समथिंग, और नॉलेज इसका मीनिंग ही होता है। भाई नॉलेज इसका मीनिंग है, साइंस वर्ड का मीनिंग ही नॉलेज है, साइंस वर्ड का मीनिंग ही नॉलेज है, समझे? सो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिकली नॉलेज, मतलब एक ऑर्गेनाइज सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। अब आता है साइंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस। देखिए सुनिएगा ध्यान से,
साइंस है, साइंस है तो इसमें नॉलेज मिलेगा। अब ये नॉलेज दो तरह का हो सकता है। जब भी कोई चीज बड़ा होने लगता है ना, बड़ा होने लगता है तो उसे डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कोई सेल, जब सेल का ग्रोथ होने लगता है, जब सेल का साइज बढ़ने लगता है तो सेल क्या करता है, खुद को डिवाइड करता है। उस समय सेल खुद को डिवाइड करता है। वही बात है, जब साइंस में नॉलेज बहुत ज्यादा आ गया है स्टूडेंट्स, तो इसको डिवाइड किया गया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक लिविंग में डिवाइड कर दिया गया और एक नॉन लिविंग में डिवाइड कर दिया गया, एक नॉन लिविंग में डिवाइड कर दिया गया। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग दो ब्रांचेज हैं। लिविंग ब्रांच को बायोलॉजिकल बोलते हैं, बायोलॉजिकल, और नॉन लिविंग ब्रांच को फिजिकल बोलते हैं, फिजिकल। तो दो ब्रांचेज आ गए बायोलॉजी में, एक लिविंग मतलब बायोलॉजिकल साइंस, साइंस में दो पार्ट्स आ गए सॉरी, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। नॉन लिविंग को फिजिकल साइंस बोलते हैं। ओके चलिए, सो फिजिकल और नॉन लिविंग साइंस एंड बायोलॉजिकल मतलब लिविंग साइंस। ये बायोलॉजिकल डीएनए का फोटो है, डीएनए का, और ये बल्ब है। तो फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस दो तरह का साइंस आ गया है। ओके चलिए, तो बायोलॉजिकल साइंस क्या है, फिजिकल साइंस हम लोग को नहीं पढ़ना है क्योंकि वो फिजिकल साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स वाले गुरुजी लोग पढ़ा देंगे। हम लोग को बायोलॉजिकल साइंस पढ़ना है। तो बायोलॉजिकल साइंस में क्या पढ़ना है, लाइफ के बारे में। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग्स। एक ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस जिसमें सारा नॉलेज किस चीज के बारे में मिले, लिविंग्स के बारे में मिले, तो उसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजी इज वन ऑफ द ब्रांचेज ऑफ द बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उन्हीं में बायोलॉजी जो है क्या है, एक ब्रांच है। मतलब आफ्टर ऑल बात की जाइए लाइफ की, आफ्टर ऑल बात की जा रही है लाइफ की, कि लाइफ किस तरीके से ओरिजिनेट होता है, लाइफ किस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ते हैं। इस दुनिया में लगभग 10 मिलियन टाइप के स्पीसीज हैं, उनके बारे में कैसे पढ़ना है इसे भी समझना होगा हम लोग को। ओके चलिए, तो बायोलॉजी आ गया। व्हाट इज बायोलॉजी, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ और लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, मतलब लिविंग्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइफ एंड लिविंग्स, लाइफ एंड लिविंग्स। ओके, वी स्टडी अबाउट लाइफ इन बायोलॉजी। बायोलॉजी के भी दो ब्रांचेस बनाए गए हैं। ओके चलिए, बायोलॉजी वर्ड को 1801 में दो साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर दिया था, जीन बैप्टाइस्ट डी लैमार्क, इसे स्पेशली लैमार्क बोलते हैं, एंड गॉडफ्रेड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस, इनको ट्रेविरेनस बोलते हैं। लैमार्क एंड ट्रेविरेनस दो लोगों ने मिलकर बायोलॉजी वर्ड दिया है, बायोलॉजी वर्ड दिया है। किस चीज से, लैटिन वर्ड से, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ और लोगोस मीन्स स्टडी, लाइफ स्टडी। बायोलॉजी का तो नाम ही लाइफ स्टडी है, बायोलॉजी का तो नाम ही लाइफ स्टडी है कि हम लोग यहां पर स्टडी ऑफ लाइफ करते हैं, लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, एरिस्टोटल को इसका फादर बोला था, फादर बायोलॉजी, लिख लीजिए इंपॉर्टेंट है। एरिस्टोटल जो है इन्हीं को फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है क्योंकि आज से लगभग 2300 साल पहले, 2300 साल पहले एरिस्टोटल यहां पर थे। ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल के अलावा दूसरे कोई साइंटिस्ट 2300 साल पहले नहीं थे, लेकिन किसी ने रिकॉर्ड नहीं रखा। और एरिस्टोटल एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो रिकॉर्ड सकते थे, जो भी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते थे ना उसको लिखते थे, उसको लिखते थे स्टूडेंट्स। ओके चलिए, सो बायोलॉजी इज द डिसिप्लिन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। लाइफ एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा जाता है। बायोलॉजी एक ऐसा क्राइटेरिया है जिसमें लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ा जाएगा, एंड इट इज द साइंस ऑफ लाइफ। ओके, नथिंग बट साइंस मीन्स नॉलेज। अभी ने लिखा है साइंस मीन्स नॉलेज, इट इज द साइंस ऑफ लाइफ। ये नॉलेज का पूरा लाइफ का पूरा क्या है, ये स्टडी है, लाइफ का ही स्टडी है। लाइफ के बारे में ही नॉलेज मिल रहा है, नहीं समझे? चलिए, ऑल्सो कॉल्ड लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस, है ना, लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस। बायोलॉजी हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, क्या, बोटनी एंड जूलॉजी।
बोटनी प्लांट्स को अलग पढ़ेंगे बोटनी में, और एनिमल्स को अलग पढ़ेंगे जूलॉजी में। दो पार्ट्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले आता है बोटनी, देखिएगा ध्यान से, बोटनी, ये वर्ड बना है बोटेन से, बोटेन। अब बोटेन मतलब होता है ग्रेजिंग, या फिर बॉस्किन भी बोलते हैं, बॉस्किन, KEIN, बॉस्किन। बॉस्किन मीन्स होता है चरना ना। तो चरा किसको जाएगा? घास को ना। तो प्लांट स्टडी है, प्लांट। बोटनी जो है इट इज द साइंस ऑफ प्लांट्स। इसमें प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ओके, ओनली अबाउट द प्लांट्स, सिर्फ प्लांट्स के बारे में। सो साइंस ऑफ प्लांट्स, वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड बोटैन, इसका मतलब होता है पास्चर और प्लांट्स, बॉस्किन, ग्रेजिंग, पास्कर और प्लांट। पास्चर और प्लांट का मतलब हुआ कि पास्चर मतलब प्लांट, ऐसी चीजें जो प्लांट्स हैं उन्हें हम लोग पास्चर भी बोल सकते हैं, ओके। टेक्निकली बोटनी इज कॉल्ड फाइटोलॉजी इन यूरोप। यूरोप में बोटनी को फाइटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। फाइटो का मतलब यहां पर प्लांट हुआ, और लॉजी का मतलब यहां पर स्टडी हुआ, मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स। यूरोप में इसका नाम रखा गया है, ओके। चलिए, इसके फादर हैं थियोफ्रास्टस, ही इज द प्यूपिल ऑफ एरिस्टोटल ना। बोटनी के फादर थियोफ्रास्टस हैं, और ये एरिस्टोटल के स्टूडेंट रह चुके हैं, एरिस्टोटल के स्टूडेंट रह चुके हैं। जूलॉजी, साइंस ऑफ एनिमल्स, भाई ये वर्ड बना है जू से, जू। जू मीन्स होता है चिड़ियाघर। जाके घुमा कीजिए चिड़ियाघर में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज होता है चिड़ियाघर। वहां पर आप लोगों को बहुत सारे जानवरों और प्लांट्स के बारे में स्टडी करने को मिलेगा। चिड़ियाघर क्या है? चिड़िया रहेंगी, चिड़िया। चिड़िया क्या है? एनिमल है। ये क्या है? एनिमल है, ओके। चलिए, तो जून मीन्स एनिमल्स और लोगोस मीन्स स्टडी। इसके फादर एरिस्टोटल हैं, जिनका डेथ बहुत सालों पहले हो चुका है। फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल, फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रास्टस, ओके। ये कि ग्रीक नेचुरलिस्ट थे, फादर ऑफ जूलॉजी थे एंड बायोलॉजी थे। इनका एक बुक था हिस्टोरिया एनिमेलियम, याद रखिएगा, ओल्डेस्ट बुक टिल नाउ। हाँ, इससे भी पुराने बुक है, बुक ऑफ बायोलॉजी लिख देते हैं, बायोलॉजी। बायोलॉजी का सबसे ओल्ड बुक है, बायोलॉजी का सबसे ओल्ड बुक है, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, बायोलॉजी का सबसे ओल्ड बुक है जिसमें लाइफ के बारे में, बहुत तरह के एनिमल्स के बारे में लिखा गया है, ओके। थियोफ्रास्टस, थियोफ्रास्टस, ए स्टूडेंट ऑफ एरिस्टोटल, ग्रीक बोटानिस्ट, एंड फर्स्ट डिस्क्राइब्ड अबाउट 500 प्लांट्स। तो थियोफ्रास्टस का बुक जो है फर्स्ट लिटरेचर इन एनिमल साइंस, और इनका हो गया फर्स्ट लिटरेचर इन प्लांट साइंस, ओके। द फेमस बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम, उनका बुक था हिस्टोरिया एनिमेलियम, उनका बुक था हिस्टोरिया एनिमेलियम, क्योंकि वहां पर एनिमल्स का स्टडी करना था। यहां पर हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्योंकि यहां पर प्लांट्स का स्टडी करना है स्टूडेंट्स, यहां पर प्लांट्स का स्टडी करना है। तो इसीलिए हम लोग प्लांट्स, इसी इज द ओल्डेस्ट अवेलेबल लिटरेचर इन द फील्ड ऑफ बोटनी, हैविंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अबाउट 480 प्लांट्स। इसमें लगभग 480 प्लांट्स के बारे में लिखा गया है ना। और ये सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर है बोटनी के लिए, सबसे पुराना लिटरेचर यही है। एरिस्टोटल, सॉरी थियोफ्रास्टस, एरिस्टोटल का बाल नहीं था, थियोफ्रास्टस का बाल है। अब हम क्या देखते हैं यहां पर, लैमार्क के बारे में। लैमार्क, यही लैमार्क है जिनके बारे में हम लोग अभी भी पढ़े हैं। क्या नाम है इनका? जीन बैप्टाइस्ट डी लैमार्क। इन्होंने बायोलॉजी अवार्ड लिया था, बायोलॉजी अवार्ड दिया था। और दूसरा, लैमार्क जो थे ना, लैमार्क ये बहुत सारे एनिमल्स के बारे में स्टडी किए हैं, बहुत सारे एनिमल्स के बारे में। और इनका एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ, देखिएगा इस थ्योरी को लिख लीजिएगा, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, TANCE, ऑफ
एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। इनका मानना था कि जो लोहार होता है ब्लैक स्मिथ, उसका बेटा भी लोहार होगा, उसका बेटा भी लोहार होगा ना। अगर किसी चीज का पूंछ काट दिया जाए, जैसे ये चूहों का पूंछ काट दिया जाए, तो अगले जनरेशन में चूहे नहीं मिलेंगे ना। ये गलत हो गया। लेकिन सही क्या हुआ कि भाई धीरे धीरे जब चेंजिंग आता है बॉडी में ना, तो वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है, वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है ना। तो वही बात लैमार्क बनाए थे। फिलोसोफिक जूलॉजी नामक इनका एक बुक था, यही बुक है इनका, है ना, यही इनका बुक है, ये लैमार्क का लिखा हुआ है। सो फिलोसोफिक जूलॉजी की बुक हो गया। और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, रॉन्ग बट वेरी फेमस। गलत है इनका थ्योरी, लेकिन बहुत फेमस थ्योरी है इनका। ओके, चलिए अब आता है इसमें कुछ बुक्स, कुछ इंपोर्टेंट बुक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। याद रखिएगा कि अगर हम लोग बात करते हैं लैमार्क के बारे में ना, लैमार्क के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी, लैमार्क क्या है कि ये कहते थे कि अगर मान लो हम बात करते हैं स्नेक के बारे में, स्नेक के बारे में, लैमार्क का मानना था कि आज भी लैमार्किज्म बोलते हैं, लैमार्किज्म, लैमार्किज्म, लैमार्क के थ्योरी को, कि पुराने जमाने में जो स्नेक होते थे, इनके पैर होते थे, इनके फुट होते थे, फुट, इनके पैर होते थे। स्नेक का पैर होता था, 6 पैर होते थे, 4 पैर होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म हो गया। वैसे ही हमारे बॉडी में भी कैरेक्टर्स धीरे धीरे क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। पहले एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या है, वैसा कैरेक्टर जो हम इस इन्वायरमेंट से लेते हैं। कैरेक्टर गेन्ड फ्रॉम सोसाइटी ना, वर्ल्ड, हैबिटेट, मतलब सोसाइटी से, वर्ल्ड से, हैबिट से जो भी हम कैरेक्टर लेते हैं उसको एक्वायर्ड कैरेक्टर बोलते हैं। इनहेरिटेंस, पास ऑन, मतलब इनका मानना था लैमार्क का कि अगर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक जनरेशन में अगर मान लीजिए कि कोई दिक्कत है तो वो दूसरी जनरेशन में भी जाएगा। ओके, हालांकि कुछ हद तक सही भी था। ये कुछ फेमस बुक्स के बारे में बता रहे हैं, याद रखिएगा। सबसे बात आती है प्लिनी जी, प्लिनी लोग बोलते हैं, प्लिनी है, यही है प्लिनी। इनका एक बुक है हिस्टोरिया नेचुरालिस। इस बुक में लगभग 1000 प्लांट्स और उनके इकोनॉमिक लाइफ के बारे में दिया गया है। हिस्टोरिया नेचुरालिस, प्लिनी द एल्डर। सबसे पहले, बहुत पुराने हो गए प्लिनी, उन्होंने बताया यहां पर नेचुरालिस, लगभग इन्होंने 1000 प्लांट्स का इकोनॉमिक वैल्यू तय किया है कि इस प्लांट का हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होता है, इस प्लांट का हमारे डेली लाइफ में कैसे यूज होता है ना, इसका क्या क्या मेडिकल पर्पस है, इसको कैसे हम लोग सेल कर सकते हैं, इसके बारे में बताए थे। ओके, फिर एक और बुक आता है डिस्कोराइडस, ये डी मैटेरिया मेडिका नामक बुक लिखे हैं, डी मैटेरिया मेडिका। याद रखिएगा, होम्योपैथी में के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक होता है जो PHMS कोर्स में किया जाता है, यही बुक है डी मैटेरिया मेडिका। तो डी मैटेरिया मेडिका जो है बाबू, ये डिस्कोराइडस के द्वारा लिखा हुआ है, ये डिस्कोराइडस के बारे द्वारा लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। और याद रखिएगा, एक मिनट, ये डिस्कोराइडस के द्वारा लिखा हुआ है और इसमें ऐसी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है, कोई कॉल कर दिया बीच में, ऐसी बीमारियों के बारे में लिखा हुआ है जो कि होम्योपैथ के डॉक्टर्स को पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है ना। ऐसे पुराने, जैसे कि आप जाते हैं किसी होम्योपैथ के डॉक्टर के पास में, तो डॉक्टर कहते हैं ना कि ये बीमारी आपके माँ को हुआ है, नहीं, आपके पापा को हुआ है, नहीं, दादाजी को हुआ नहीं, दादी को हुआ नहीं, तो लोग पीछे के जनरेशन से कैसे इसको क्या करते हैं, फैक्टर मिलाते हैं, उसी के बारे में लिखा हुआ है इसमें। ठीक है,
फिर हम लोग बात करते हैं यहां पर विलियम रॉक्सबर्ग के बारे में। विलियम रॉक्सबर्ग, इन लोगों को फादर ऑफ इंडियन बॉटनी बोलते हैं, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, है ना। तो इंडियन बॉटनी है ये, इंडियन बॉटनी में मतलब इंडिया के प्लांट्स के बारे में इन्होंने बुक्स लिखे हुए हैं। विलियम रॉक्सबर्ग, बुक भी यही है, विलियम रॉक्सबर्ग ना। और इस तरीके से बाबू आज की क्लास आप लोगों का खत्म हो गया। आज की क्लास का हमारा मेन पर्पस क्या था कि हम कुछ आप लोगों को सॉल्यूशंस के बारे में, सेल्स के बारे में बता सकें, और इसमें कुछ हम आप लोगों को साइंटिस्ट लोगों के बारे में बताएं, साइंस का क्या करें, इंट्रो कर सकें, है ना। और इस तरीके से आप लोग पूरी तरह से इस चीज को पढ़ चुके हैं कि क्या होता है, कैसे फंक्शन होता है, और हम अपने डेली लाइफ के बारे में जान चुके हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्लास को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे, वैक्सीन के बारे में कि वैक्सीन कैसे वर्क करता है। हम लोग एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे, एंटीबायोटिक के बारे में पढ़ेंगे कि एंटीबायोटिक, पहली बार जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मिला था वो कैसे मिला था, कैसे उसका इन्वेंशन किया गया या फिर डिस्कवरी की गई, कैसे पेनिसिलिन को सही किया गया, पता है। अगले क्लास में हम आप लोगों को एक से एक स्टोरी सुनाएंगे अगले क्लास में, क्योंकि विदाउट स्टोरी अगर पढ़ाई किया जाए ना स्टूडेंट्स तो मजा नहीं आएगा। तो हम आप लोगों को स्टोरी सुनाएंगे। एक्सीडेंटल, जैसे द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक मूवी आया था, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर एक मूवी आया था, जो कि जो अपने यहाँ के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे ना, उन्हीं के लाइफ पे बना हुआ है। हम किसी का नाम नहीं रख सकते हैं क्योंकि पॉलिटिकल दिक्कतें आ जाती हैं, आप लोग तो समझ सकते हैं। प्लीज हमारे किसी भी बात को आप लोग पॉलिटिक्स से मत जोड़िएगा, हम पॉलिटिक्स नहीं जानते हैं, है ना। अगले क्लास में कुछ भगवान लोगों के, गॉड के बारे में नाम आएगा, तो प्लीज आप लोग ये मत करना। हमको जहां से भी कोई प्रूफ मिलता है, जहां से भी हमको कोई चीज मिलता है, सबूत मिलता है कि हाँ इस तरीके से साइंस ऐसे ऐसे डेवलप हुआ, ऐसे ऐसे आगे बढ़ा, तो हम उस चीज को डिस्कशन करते हैं। तो आप लोग उसके बारे में प्लीज ऐसा वैसा बात मत उठाना। हम बहुत ही सारी चीजों को डील करने वाले हैं। हम सुश्रुत संहिता के बारे में बताएंगे ना, कि साइंस, बायोलॉजी जो है ना, बायोलॉजी ये एरिस्टोटल के पहले भी था। एरिस्टोटल 350 बीसी में आए, लेकिन सुश्रुत संहिता 650 बीसी में आए। उन्होंने कैसे कैसे डिस्कवरीज कर दिए। एंड्रेस वेजालिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एंड्रेस वेजालिस कैसे साइंटिस्ट थे, कैसे डेड बॉडीज को निकाल के लाके उस पर स्टडी करते थे ना। हम लोग एंटोन वॉन लीवेनहॉक के बारे में पढ़ेंगे कि जो आदमी आज तक कभी साइंटिस्ट का एस नहीं जानता, वो आदमी एक साइंटिस्ट कैसे बन सकता है ना। इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। क्या? वर्ल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वर्ल्ड वार जो होता था ना पहले, उस वर्ल्ड वार में, जैसे कि वर्ल्ड वार कब हुआ, एक 1914 में हुआ जो 1919 तक चला था, और एक 1939 में हुआ, 1939 में हुआ जो 1944-45 तक चला था ना। इसको हम दोबारा लिख देते हैं अच्छी तरह से, काहे दिक्कत होगी आप लोगों को ना। एक आया 1939 में जो 44 या 45 तक चला था, हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा। हम सारी चीजों के बारे में बताएंगे। इस समय लोग का जो हाथ पैर कट जाता था, लोगों का हाथ पैर कट जाता था, उनको मतलब कटता नहीं था, चोट लग जाता था, उनके हाथ पैर काटने पड़ते थे। इसको कैसे आगे चल के सही किया गया, इस चीज के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। अगले क्लास में क्या होगा, पूरी तरह से आप लोगों का ये फाउंडेशन ऑफ बायोलॉजी का जो चैप्टर है, जो ये फर्स्ट यूनिट है, ये पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। प्लीज आप लोग ऐसे ही बने रहिए। फिर से हम आप लोगों को बता दें कि हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल। हम इसको प्रोमोट नहीं कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को हम बता रहे हैं कि MS मनमीत के नाम से एक चैनल है, और MS लिंक्स के नाम से एक चैनल है। 2 चैनल अपना चलता है। इस पे स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है ना, DPP, और इस पे सिर्फ लिंक मिलता है, लिंक। ये जितने भी वीडियोज अपलोड करते हैं ना हम सारे वीडियोज इसी लिंक पे पर डेली बाय डेली 9th 10th 11th 12th चारों क्लास के वीडियोज के जो लिंक होते हैं इसी पे अपलोड किए जाते हैं। ओके, इसी पे अपलोड किए जाते हैं। तो आप लोगों को किसी तरह का कोई तकलीफ नहीं होगा स्टूडेंट, चिंता नहीं कीजिए, हम है ना।
चलिए, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।